देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालिका छात्रावास की छात्राओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 134वें संस्करण को सुना। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की युवा शक्ति, खेल प्रतिभा और जन भागीदारी की भावना को विशेष रूप से रेखांकित किया। उन्होंने झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का भी उल्लेख किया। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने छात्राओं से संवाद कर उनके विचार जाने। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर प्रधानमंत्री के संदेश समाज में सकारात्मक बदलाव का आधार बन रहे हैं। नई दिल्ली में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने दिल्ली स्थित लोक निवास में दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू से शिष्टाचार मुलाकात की। ये भेंट सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई, जिसमें दोनों ने अपने अपने कार्यक्षेत्रों से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया। मुलाकात के दौरान प्रशासनिक अनुभव, सुशासन से जुड़े पहलुओं और समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। तो राज्यपाल गुरमीत सिंह से यहाँ पर तरनजीत सिंह संधू से दोनों की मुलाकात, प्रशासनिक विषयों पर दोनों के बीच विचार विमर्श मंथन हुआ है। लोक निवास में बैठक हुई। ये देखिए तस्वीरें मुलाकात की, शिष्टाचार ये भेंट, बुके भेंट करते हुए सौहार्दपूर्ण माहौल में देखिए लंबी बातचीत, दोनों के बीच जो चर्चा जो है हुई है समसामयिक मुद्दों को लेकर, विषयों को लेकर, यहाँ पर दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की। केदारनाथ यात्रा से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खराब मौसम के चलते केदारनाथ यात्रा एहतियातन रोकी गई है। तो देखिए फिलहाल जो है अभी के लिए ये परिस्थितियां ऐसी हैं, इसलिए इस यात्रा को फिलहाल के लिए रोका गया है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने यात्रा रोकने के निर्देश दिए हैं। श्रद्धालु की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश जारी किए गए हैं। श्रद्धालु की जो है सुरक्षा ही सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी को देखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए ये तमाम दिशा निर्देश जारी हुए हैं। मौसम की हालत को देखते हुए, मौसम के हाल को देखते हुए, मौसम सामान्य होने पर दोबारा से यात्रा शुरू कर दी जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है कहा जा रहा है कि श्रद्धालु की सुरक्षा सर्वोपरि है, सर्वोच्च, और इसी को ध्यान में रखते हुए फिलहाल के लिए फैसला लिया गया है। यात्रियों से मौसम की ताजा जानकारी लेकर ही यात्रा पर निकलने की अपील की गई है। तो देखिए यात्रियों से भी कहा जा रहा है कि मौसम पर नजर बनाए रखें और उसी के अनुसार ही आप जो है यात्रा के लिए निकलें। प्रशासन ने लोगों से दिशा निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी लगातार प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। देखिए तमाम इंतजाम भी प्रशासन की तरफ से हैं। अपील भी प्रशासन कर रहा है लोगों से कि लोग खुद भी जागरूक रहें, थोड़ा सा ध्यान रखें मौसम का, मौसम के हालात को देखते हुए ही जो है अपनी यात्रा के लिए निकले। चमोली जनपद की सामरिक और प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नीति घाटी में रविवार को नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का भव्य शुभारंभ हुआ। पर्यटन विभाग द्वारा भारतीय सेना और आईटीबीपी के सहयोग से आयोजित इस 3 दिवसीय आयोजन में देश के 28 राज्यों से आए 933 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री एवं जनपद प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी ने फ्लैग ऑफ कर किया। उन्होंने कहा कि ये आयोजन सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिट इंडिया मुहिम को भी नई मजबूती देगा। जिला पर्यटन अधिकारी अरविंद गौड़ ने बताया कि पहले दिन 75 किलोमीटर और 42 किलोमीटर अल्ट्रा रन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। आगामी दिनों में 5, 10 और 21 किलोमीटर की दौड़ और एमटीबी चैलेंज का आयोजन भी होगा। इससे पहले मलारी गांव में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया।
चंपावत जिले में हाल ही में हुई भारी बारिश के बाद सड़क यातायात को सामान्य बनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर संबंधित विभागों और कार्यदायी संस्थाओं ने बाधित मार्गों को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाया है। प्रशासन की कार्रवाई का परिणाम है कि स्वाला सहित जिले के लगभग सभी राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग और प्रमुख संपर्क मार्गों से मलबा और बोल्डर हटाकर यातायात पूरी तरह सुचारू कर दिया गया है। वर्तमान में इन सभी मार्गों पर हल्के और भारी वाहनों की आवाजाही सामान्य रूप से जारी है। हालांकि लगातार बारिश के कारण लोहाघाट क्षेत्र की गल्ला गांव देवली माफी सड़क डोबा भाबू के पास मलबा आने से प्रभावित हुई है। विभागीय टीमें जेसीबी मशीनों और श्रमिकों की मदद से मार्ग बहाली में जुटी हुई हैं। जिला प्रशासन आपदा कंट्रोल रूम के माध्यम से हालात पर नजर बनाए हुए है ताकि आमजन को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। चंपावत में विकास परियोजनाओं को गति देने और भूमि संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए जिलाधिकारी मनीष कुमार ने वन भूमि हस्तांतरण मामलों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। जिला सभागार में आयोजित बैठक के दौरान डीएम ने विभिन्न विभागों से जुड़े लंबित प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा करते हुए कहा कि विकास कार्यों में अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को सभी लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटाने और आवश्यक वैधानिक प्रक्रियाएं समयबद्ध तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि जनहित से जुड़ी योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारने के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। उन्होंने वन विभाग को लंबित मामलों की गहन जांच कर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में विकास और पर्यावरण नियमों के बीच संतुलन बनाते हुए जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देने पर भी विशेष तौर पर जोर दिया गया। चंपावत जिले के टनकपुर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच मां पूर्णागिरि धाम की यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं को रविवार को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बाटनागोड़ क्षेत्र में भी भारी बारिश के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया, जबकि बाटलागाड़ में जल स्तर बढ़ने से कई श्रद्धालु बीच रास्ते में ही फंस गए। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस ने तत्काल मोर्चा संभाला। जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग की टीम ने युद्ध स्तर पर राहत एवं बहाली कार्य शुरू किया और मार्ग को जल्द सुचारू कर दिया। वहीं पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देशन में ठुलीगाड़ और बूम चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस जवानों ने जोखिम भरे हालत में मानव श्रृंखला बनाकर फंसे हुए श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला। प्रशासन की तत्परता से किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई और पूर्णागिरि यात्रा मार्ग पर आवागमन फिर से सामान्य कर दिया गया। चंपावत जिले के ऐतिहासिक श्री रीठा साहिब गुरुद्वारा में आयोजित प्रसिद्ध जोड़ मेले के दौरान एसडीआरएफ उत्तराखंड की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया। मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और मौसम की संवेदनशीलता को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम पहले से ही तैनात थी। रविवार को लदिया और रतिया नदियों के संगम क्षेत्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। तभी अचानक हुई बारिश के कारण नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। देखते ही देखते करीब 50 से 60 श्रद्धालु नदी के बीच फंस गए और कई वाहन भी पानी में घिर गए। सूचना मिलते ही उप निरीक्षक दीपक सामंत के नेतृत्व में एसडीआरएफ टीम मौके पर तुरंत पहुंची और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच भी सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पुलिस और प्रशासन के सहयोग से क्षेत्र में आवाजाही भी नियंत्रित की गई है। राहत की बात रही कि इस पूरी घटना में किसी भी प्रकार की कोई भी जनहानि नहीं हुई है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। मसूरी में इन दिनों भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और कैप्टन कूल के नाम से मशहूर महेंद्र सिंह धोनी के पहुंचने की चर्चा जोरों पर है। जानकारी के अनुसार धोनी लैंडोर के लाल टिब्बा क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध होटल में
ठहरे हुए हैं और अपनी बेटी के एक समर कैंप से जुड़े कार्यक्रम के सिलसिले में मसूरी आए हैं। रविवार सुबह उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वह लैंढौर क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक करते नजर आ रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जैसे ही धोनी के मसूरी में होने की खबर फैली, स्थानीय लोग और पर्यटकों में उत्साह बढ़ गया। कई प्रशंसक उन्हें देखने और उनके साथ तस्वीर लेने के लिए उत्सुक दिखाई दिए। हालांकि उनका ये दौरा पूरी तरह से निजी बताया जा रहा है, लेकिन क्रिकेट प्रेमियों के लिए अपने पसंदीदा खिलाड़ी की एक झलक भी किसी खास अवसर से कम नहीं मानी जा रही है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले साइबर अपराधियों के खिलाफ एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग गिरोह का पर्दाफाश किया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर चलाए गए अभियान के तहत एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए 300 से अधिक फर्जी वेबसाइट लिंक और 100 से ज्यादा व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक कराए गए हैं। साइबर क्राइम थाने में पहले ही 134 फर्जी वेबसाइट्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के दौरान एसटीएफ की विशेष टीम बिहार के नालंदा पहुंची, जहां 7 दिन की लगातार कार्रवाई के बाद मुख्य आरोपी दीपक कुमार और विजित कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों ही आरोपियों को शेखपुरा और नालंदा क्षेत्र से पकड़ा गया है। वहीं पुलिस ने उनके कब्जे से भारी मात्रा में एटीएम कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद कर लिए हैं। दोनों ही आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर उत्तराखंड लाकर न्यायालय में पेश करने की भी अब तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने से पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हुए थे कि जो विगत वर्षों की भांति जिस तरह के साइबर अपराधी हेली टिकटों में फ्रॉड करते हैं, उसको देखते हुए स्पेशल टीम बना के कार्रवाई की जाए। इसको देखते हुए करीब 300 से ज़्यादा ऐसी फेक वेबसाइट लिंक और ऐसे नंबर्स व्हाट्सएप नंबर थे 100 से ज़्यादा जो फर्जी बुकिंग के नाम पर लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे थे, उनको स्पेशल टीम द्वारा ब्लॉक कराया गया था। साथ ही साथ थाना साइबर क्राइम पर पुलिस द्वारा एक जांच उपरांत ऐसे 134 फर्जी वेबसाइट्स के आधार पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसको लेकर एक टीम को एसटीएफ की टीम को नालंदा बिहार भेजा गया था और वहां से ऑर्गेनाइज रूप से एक गैंग ऑपरेट कर रहा था, जिसमें फर्जी वैसे वेबसाइट लिंक बनाकर लोगों को ठगने का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें एक शिकायतकर्ता की शिकायत भी प्राप्त हुई, जिसको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया और 7 दिन की मेहनत के उपरांत जो है वहाँ पर 2 इसमें जो मुख्य रूप से शामिल अभियुक्त थे दीपक कुमार और विजित कुमार, जो शेखपुरा नालंदा बिहार थे, इनको पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ उनको वहाँ पर हिरासत में लेने के बाद इनके पास से काफ़ी सारे एटीएम और ऐसे गैजेट्स मिले जो लगातार फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे थे चारधाम की जो स्पेशल हेली सर्विस के नाम पर। इनको वहाँ पर जो है ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आज पुलिस यहाँ पर पहुंची, जिनको कल न्यायालय में पेश किया जाए। चलिए बढ़ते आगे बात अगली खबर की। देहरादून में गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाने की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। जी हां, स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति पिछले 83 दिनों से एकता विहार धरना स्थल पर कार्मिक अनशन कर रही है। समिति के संयोजक और पूर्व आईएएस अधिकारी विनोद प्रसाद रतूड़ी ने बताया कि वर्षों से गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाए जाने की मांग उठाई जा रही है, लेकिन सरकार इस मुद्दे को लगातार नजरअंदाज कर रही है। इसी के विरोध में समिति ने 31 मई से देहरादून से गैरसैंण तक यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। यात्रा के बाद गैरसैंण में आमरण अनशन भी शुरू किया जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड क्रांति दल युवा प्रकोष्ठ के कोषाध्यक्ष वरुण चंदौला ने कहा कि पहाड़ की समस्याओं का समाधान पहाड़ से ही संभव है और गैरसैंण प्रदेश के मध्य में स्थित होने के कारण राजधानी के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। सुरक्षा के लिए भी गैरसैंण राजधानी, देश की सुरक्षा के लिए भी गैरसैंण राजधानी एक बहुत अच्छा कदम होगा। इसलिए हम बार बार धामी जी से अनुरोध कर रहे हैं कि विशेष सत्र बुलाए विधानसभा को और राजधानी गैरसैंण घोषित करें, नहीं तो हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें केंद्र शासित प्रदेश घोषित करें। राजधानी गैरसैंण इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जब राज्य मांग रहे थे तो हम इसलिए मांग रहे थे क्योंकि हम अपने आप को उत्तर प्रदेश से अलग देखते थे। हमारी बोली अलग थी, भाषा अलग थी, हमारी संस्कृति अलग थी और गैरसैंण की बात इसलिए आई थी राजधानी के लिए। चंपावत जिले के चौकी फुंगर क्षेत्र में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक जवान गुलदार खेतों के किनारे लगी कटीली तार बाड़ में बुरी तरह से फंस गया। दर्द से छटपटाते गुलदार की तेज दहाड़ों से पूरा इलाका गूंज उठा। ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम और पशु चिकित्सक मौके पर पहुंचे। चंपावत रेंज के रेंजर ब्रिजमोहन टमटा के निर्देशन में रेस्क्यू अभियान चलाया गया। पशु चिकित्सकों की निगरानी में ट्रैंकुलाइज गन की मदद से गुलदार को बेहोश किया, जिसके बाद वन कर्मियों ने सावधानी पूर्वक
तार बाड़ काटकर उसे सुरक्षित बाहर निकाला। वन विभाग के अनुसार रेस्क्यू किया गया गुलदार करीब 3 वर्ष का नर है और उसकी स्थिति सामान्य है। प्राथमिक उपचार और स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे आगे की निगरानी के लिए नैनीताल रेस्क्यू सेंटर भेज दिया गया है। वन विभाग की इस कार्रवाई की ग्रामीणों ने सराहना की है। देहरादून में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के दौरे को लेकर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री नवीन जोशी ने इस दौरे को पूरी तरह से फ्लॉप और दिखावटी करार देते हुए भाजपा की कथनी और करनी पर सवाल उठाए। कांग्रेस का आरोप है कि एक और प्रधानमंत्री देशवासियों से ईंधन बचाने और सादगी अपनाने की अपील करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर नितिन नवीन के स्वागत में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से 35 से अधिक वाहनों का लंबा काफिला निकाला गया। कांग्रेस ने इसे वीआईपी संस्कृति को बढ़ावा देने वाला कदम बताया। साथ ही पार्टी ने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर भाजपा नेतृत्व की चुप्पी पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि जनता अब जवाब चाहती है कि क्या सादगी और ईंधन बचत के नियम केवल आम लोगों के लिए ही हैं। अध्यक्ष का दौरा उत्तराखंड के अंदर लगा, लेकिन अब बड़ा अफसोस है, प्रधानमंत्री जी ने अपील करी थी कि आप कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करिए, सोना कम खरीदिए। इनके स्वागत में तो 50-60 गाड़ियों के काफिले से उनका स्वागत किया गया और ये सिर्फ यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं। इन लोगों ने ऐसी कोई भी घोषणा राज्य के लिए ना प्रधानमंत्री जी ने करी और ना इन्होंने कोई आश्वासन दिया कि हम उत्तराखंड के लिए कोई योजना लेकर आएंगे। ये सिर्फ उत्तराखंड में जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो विद्रोह की जो लहर चल रही है, जो आपस में विधायक लोग लड़ रहे हैं, मंत्री लोग लड़ रहे हैं और जो काम नहीं हो रहे हैं। चंपावत जिले की ग्राम पंचायत श्याला में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदर्श चंपावत और सरकार जनता के द्वार विजन के तहत जन चौपाल आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। सिद्धपीठ बाबा मंदिर परिसर में आयोजित चौपाल में डीएम ग्रामीणों के बीच दरी पर बैठकर संवाद करते नजर आए। ग्रामीणों ने जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा, पेयजल, विद्युत और सड़क संबंधी समस्याओं के साथ मंदिर सौंदर्यीकरण एवं ट्रांसफार्मर स्थानांतरण की मांग रखी। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान राजकीय इंटर कॉलेज सूखी डाग के मेधावी छात्रा पूर्णिमा आर्या ने उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता की मांग की, जिस पर डीएम ने हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिलाया। कार्यक्रम में नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त देवभूमि अभियान के तहत गौरा मैया कीर्तन मंडली को संस्कृति संवर्धन किट भी वितरित की गई। देखिए, जैसा आपको विदित है, अभी तक कार्यालयों में बैठ के अधिकारी जो है सभी कार्य कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विगत दिसंबर वर्ष में जन जन की सरकार का एक बड़ा ही व्यापक रूप से कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत जितने भी सरकारी शासकीय अधिकारी थे वो गांव-गांव जाकर के जो डिमांड्स हैं लोगों की, जो आवश्यकताएं हैं, उसको स्वयं सभी लोगों ने देखा है और उसको समझा। उसके हिसाब से ही जितनी योजनाएं योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं उस पर काम किया जा रहा है। तो आज जो ग्राम स्याला है और आसपास के जितने भी सम्मानित जौल हो गए, सम्मानित जनप्रतिनिधि आज मंदिर परिसर पर सभी लोग लगे थे। उत्तराखंड में लगातार बदलते मौसम के बीच चक्राता क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है। विकासनगर यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर लखवाड़ बैंड और जूडो के बीच एक झरना अचानक से उफान पर आ गया, जिससे कि हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। झरने का तेज बहाव और उसके साथ बहकर आया मलबा सीधे सड़क पर पहुंच गया, जिसके चलते यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और चारधाम यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं को घंटों तक रास्ता खुलने का इंतजार करना पड़ा। हालांकि झरने की ठंडी फुहारों से यात्रियों को गर्मी से कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन तेज बहाव और मलबे ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। बाद में झरने का बहाव कम होने पर प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से मार्गों को साफ कर यातायात को दोबारा सुचारू कराया गया। देहरादून जिले के चक्राता और जौनसार बावर क्षेत्र में शनिवार को मौसम ने अचानक से करवट ली और करवट लेते हुए किसानों और बागबानों की मुश्किलें बढ़ा दी। जी हां, तेज हवाओं, बारिश और ओलावृष्टि से कृषि एवं बागवानी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है।
ओलों की मार से सेब, कीवी, प्लम, आड़ू, नाशपाती और खुबानी जैसी कई फसलें प्रभावित हुई हैं। तो वहीं आलू, टमाटर, लहसुन, पत्ता गोभी और फूल गोभी जैसी भी नकदी फसलों को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि फसलें तैयार होने की स्थिति में थीं, लेकिन अचानक हुई ओलावृष्टि ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। स्थानीय किसानों के अनुसार इस वर्ष अब तक 7 बार ओलावृष्टि हो चुकी है, जिससे उत्पादन पर गंभीर असर पड़ने की आशंका है। प्रभावित किसानों ने प्रशासन से नुकसान का सर्वे करवाकर उचित मुआवजा देने की मांग की है। तो वहीं ओलावृष्टि के बाद क्षेत्र के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। देहरादून जिले में लखवाड़ बांध परियोजना क्षेत्र में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। देर रात हुई तेज बारिश के बाद पहाड़ियों से आए उफनते गदेरों और भारी मलबे ने परियोजना क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। बारिश और मलबे के कारण परियोजना की कई आंतरिक सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जबकि निर्माण कार्य में लगी कई मशीनों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अचानक आए पानी और मलबे से परियोजना के कार्य प्रभावित हुए हैं। इसका असर दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी देखने को मिला है, जहां पर मलबा और पानी सड़क पर आने से यातायात बाधित हो गया और लंबा जाम लग गया। जाम में फंसे हुए यात्रियों को घंटों परेशानियों का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही प्रशासन और संबंधित विभागों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और मलबा हटाकर मार्गों को सुचारू करने के प्रयास शुरू किए गए। लगातार बारिश को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। विकासनगर क्षेत्र में आज सुबह से मौसम ने अचानक करवट ले ली और लगातार हो रही बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दिलाई है। हालांकि बारिश का असर जनजीवन और कारोबार पर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सड़क किनारे फल, सब्जी, अन्य सामान बेचने वाले छोटे व्यापारियों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बाजारों में ग्राहकों की संख्या कम हो गई है। बारिश के चलते सड़कों पर फिसलन बढ़ने से वाहन चालकों को भी सावधानी बरतनी पड़ रही है। वहीं किसानों के लिए ये बारिश मिश्रित परिणाम लेकर आई है। मक्का, धान की नर्सरी और गन्ना और चारे की फसलों के लिए भी बारिश लाभदायक मानी जा रही है, लेकिन अधिक बारिश होने पर आम, लीची और मौसमी सब्जियों को नुकसान की आशंका भी इसी के साथ बढ़ गई है। फिलहाल क्षेत्र में बारिश लगातार जारी है और लोगों की नजरें आगामी मौसम पर टिकी हुई हैं। देहरादून के जौनसार बावर क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। क्षेत्र की लाइफलाइन मानी जाने वाली मुख्य मोटर सड़क पर जजरेट के पास भारी भूस्खलन होने से मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। पहाड़ी का बड़ा हिस्सा और भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गिरने से दोनों ओर सैकड़ों वाहन फंस गए हैं। बारिश के बीच हुए भूस्खलन से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। प्रशासन की टीम और जेसीबी मशीनें मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने के कार्य में जुटी हुई हैं, लेकिन लगातार गिर रहे पत्थर और मलबा राहत कार्य में बाधा बन रहे हैं। सड़क बंद होने का सबसे अधिक असर किसानों पर पड़ रहा है, क्योंकि फसल और सब्जियों का सीजन होने के बावजूद वे अपनी उपज समय पर मंडियों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने भूस्खलन की पुरानी समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है। देहरादून नगर निगम के नवनियुक्त नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडे ने पदभार संभालने के बाद अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि शहर में साफ सफाई, स्वच्छता और अतिक्रमण हटाना निगम की पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने बताया, फिलहाल शहर की व्यवस्थाओं का विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है। इसके आधार पर कार्य योजना तैयार की जाएगी। नगर आयुक्त ने कहा कि नालियों की नियमित सफाई, शहर को स्वच्छ और हरित बनाए रखना, स्वस्थ और स्वच्छ हरित देहरादून के लक्ष्य को साकार करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने अतिक्रमण को गंभीर समस्या बताते हुए कहा, सड़कों, नगर निगम की भूमि और नदी नालों पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने चेतावनी दी है, नदी नालों में अतिक्रमण भविष्य में आपदा का कारण बन सकता है, इसलिए समय रहते ऐसे अतिक्रमण हटाना बेहद ही जरूरी है। नगर निगम तीनों मिल के काम करना पड़ेगा और अतिक्रमण एक बहुत बड़ी समस्या है। अतिक्रमण के भी दो तरह के पार्ट हैं। एक तो ये है कि आप सड़कों पे अतिक्रमण करते हैं, दूसरा जो नगर निगम की ज़मीन है उस पे अतिक्रमण के मामले हैं। बहुत से नाले, नदियों पे भी अतिक्रमण है।
क्योंकि देहरादून का नेचुरल कैचमेंट एरिया को ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है।